हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 021 काउंसलिंग साइकोलॉजी का ब्लॉक 1 को यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। एथिक्स इन काउंसलिंग। एथिक्स इन काउंसलिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट एथिक्स एंड एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एथिक्स क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई ऐसे नॉर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे गाइडलाइंस होती हैं जिनको हम ध्यान में रख के, जो वैल्यूज़ होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए बिफोर इनिशिएशन ऑफ द काउंसलिंग। तो काउंसलिंग इज नॉट ए वैल्यू free or neutral activity, rather it is a profession based on values which are orienting beliefs about what is good and how that good should be achieved। कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें हर चीज़ को ध्यान रखते हुए जो हम काउंसलिंग कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ को, एक बिलीफ सिस्टम को, हमारे को जो भी सेट जो रूल्स होते हैं हमारे को, उन सबको ध्यान में रखकर ही काउंसलिंग को स्टार्ट करना पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज काउंसलर एंड क्लाइंट्स टेक डायरेक्शन इन द काउंसलिंग प्रोसेस एंड मेक डिसीजन। इन्हीं वैल्यूज़ को ध्यान रखते हुए, इन्हीं बिलीफ सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि जो काउंसलर होते हैं और क्लाइंट होते हैं, दोनों के अंदर आपस में रिलेशन बनता है और वो अपने जो एक पर्पस होता है उसको वो अटेन कर पाते हैं कि उनको कैसे उसको डिसीजन लेना है, उसको अटेन करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। काउंसलर्स आर गाइडेड इन द थॉट्स एंड एक्शन बाय मोरल वैल्यूज, प्रोफेशनल पर्सनल एथिक्स एंड लीगल प्रेसिडेंट्स एंड प्रोसीजर। क्योंकि जब काउंसलर का जो होते हैं, जब वो काउंसलिंग करते हैं तो क्या होता है कि कोई थॉट होते हैं, एक्शन होते हैं बेस्ड ऑन द क्या होता है मोरल वैल्यूज़ पे, प्रोफेशनल पर्सनल एथिक्स जरूरी होते हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखते हैं जब हम काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं। काउंसलर्स हु आर नॉट अवेयर ऑफ देयर वैल्यूज, अगर जो काउंसलर हैं उनको नहीं पता होता उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनके एथिक्स क्या हैं, उनके लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, एज वेल एज दोज ऑफ क्लाइंट दे कैन कॉज हार्म। ऐसा करने पे जिनको अगर नहीं सब चीज़ों के बारे में काउंसलर को काउंसलिंग के टाइम में पता होता तो इससे क्या होता है क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दे कैन हार्म द क्लाइंट्स। इट इज़ देयरफॉर वाइटल फॉर काउंसलर्स टू हैव नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल काउंसलिंग गाइडलाइन। एथिकल काउंसलर क्या होते हैं, डिस्प्ले क्या केयर एंड विजडम इन देयर प्रैक्टिस। वो जब अपने काउंसलिंग करते हैं तो जो काउंसलर्स होते हैं कुछ एथिक्स को ध्यान में रखकर ही काउंसलिंग को करते हैं। द टर्म इज ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली विद मोरालिटी। मोरालिटी भी वही चीज़ है, वैल्यूज़ है, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। इन सम केस द टू टर्म्स ओवरलैप, बोथ डील विद व्हाट इज गुड एंड बैड और स्टडी द ह्यूमन कंडक्ट एंड वैल्यूज़। दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ठीक है, दोनों टर्म्स जो हैं, चाहे वो एथिक्स की हम बात करते हैं, चाहे मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन उनका जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका मीनिंग जो डिफरेंट होता है, तो उन्होंने डिफरेंट तरह की डेफिनेशन दी हुई है कि एथिक्स क्या होते हैं। Ethics are normative in nature and focus on principles and standards that govern relationship between counselor and clients। ये क्या होते हैं, सिंपल गाइडलाइंस होती हैं कि रूल्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं प्रिंसिपल होते हैं, जिसको आप कहते हैं, जो कि हमारे को रूल करते हैं, गवर्न करते हैं काउंसलर को क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बनाने में, जो कि क्या है एक नॉर्मेटिव इन नेचर होता है। ये प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं जो गवर्न करते हैं किसमें, काउंसलर एंड क्लाइंट के रिलेशनशिप को बनाने में। मोरालिटी क्या होती है, किसी के एक्शंस को हम जब कैसे जज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोरालिटी। मोरालिटी ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व जजमेंट एंड इवेल्यूशन ऑफ एक्शन, कि जो हम कह रहे हैं, जो हम एथिक्स है हमारे, क्या हम वास्तव में उनको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग क्या हम उनको यूज़ भी करें कि नहीं कर रहे। ठीक है, विद सच वर्ड है गुड है, बैड है, राइट, रॉन्ग, और हमें इस टाइप से ये सब चीज़ें करनी चाहिए। इन्होंने डेफिनेशन दी है। तो बेसिकली मोरालिटी क्या होता है, किसी भी एक्शन, किसी के भी हम एक्शंस को जज करना, दैट इज कॉल्ड द मोरालिटी। अब रीजंस क्या है, रीजन एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स क्या होता है, सबसे पहले ऐसे जब हम एक जैसे हमारे पास 5-6 क्लाइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, सबकी सेम प्रॉब्लम है, अगर हम हर एक से जैसे इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे तो हमारे को क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे को आंसर मिलते हैं, तो हम क्या होता है कि एक कोड्स बना देते हैं क्लाइंट वाइज, जिसमें हम जिसके जैसे नॉर्म्स होते हैं, हर क्लाइंट के लिए हमें कौन से नॉर्म्स को, कौन सी गाइडलाइंस को मेंटेन करना है, उसके हिसाब से जहाँ पे हम उसको लेबलिंग कर जिसको बोलते हैं वो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोड्स, एथिकल कोड्स। रीजंस क्या होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है एथिकल स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट फॉर मेनी रीजंस, दे आर डिजाइन टू प्रोवाइड सम गाइडलाइंस फॉर द प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स एंड वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस इज दैट विदाउट ए कोड ऑफ एस्टेब्लिश्ड एथिक्स ए ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एथिकल कोड्स को यूज़ करते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट द प्रोफेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब जो हम एथिकल कोड्स को यूज़ करते हैं, जो हमारे हम एथिक्स को यूज़ करते हैं, गाइडलाइंस को यूज़ करते हैं, नॉर्म्स को यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ को, मोरल वैल्यूज़ को
तो हम जब ऐसा करते हैं तो इससे हम इस चीज़ में हमारे गवर्नमेंट भी क्या होती है, प्रोटेक्ट करती है। दे अलाउ द प्रोफेशन टू रेगुलेट इटसेल्फ एंड फंक्शन ऑटोनोमसली। अपने उसी ढंग से हम फ्लो में जो है अपना काम खुद करते रहते हैं इंडिपेंडेंटली। एथिकल स्टैंडर्ड्स हेल्प कंट्रोल इंटरनल डिसएग्रीमेंट एंड बिकरिंग, क्योंकि हम जब स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं एथिकल, तो उसमें क्या होता है, हमारे को डिसएग्रीमेंट भी नहीं होता, क्योंकि वो तो चली आ रही है। क्योंकि हमारे को काउंसलिंग को स्टार्ट करने से पहले हमारे को जो एथिक्स को हम यूज़ करते हैं वो सभी के लिए यूनिफॉर्म होते हैं। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम द पब्लिक स्पेशली इन मेल प्रैक्टिस केसेज। तो उसमें क्या होता है कि पब्लिक के लिए भी वो जो है उससे भी हमारे को क्या करते हैं, उस चीज़ में हमारे को पब्लिक भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, हमारा साथ देती है। अब उन्होंने कहा सर्टेन अदर रीजन्स कौन से हैं, एश्योरिंग कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल, कि हमारे को जब हम एथिक्स को यूज़ करते हैं तो उस समय क्या होता है, एश्योरिंग कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बिहेवियर। नंबर 2 पे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पे, पब्लिक ट्रस्ट, हम जो है लोगों की उसके लिए ट्रस्ट के को मेंटेन करते हैं। प्रोफेशनल मॉनिटर देयर ओन एंड अदर मेंबर्स, प्रोफेशनल तो अपने खुद के और दूसरे मेंबर्स के जो प्रोफेशनल बिहेवियर को हम मॉनिटर करते हैं। कंट्रोवर्सीज ओवर द डेवलपमेंट ऑफ एथिकल कोड्स, कई बार क्या होता है एथिकल कोड्स के ऊपर कंट्रोवर्सी होती है, उसको भी हेल्प करते हैं जब हम इस चीज़ की बात करते हैं कि हम क्यों रीजंस फॉर एथिकल, क्योंकि एथिकल कोड के होने से क्या होता है हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये हम किसकी केस स्टडी कर रहे हैं। एथिकल डिलेमा कई बार जो हमारे जैसा भी बताया कि हमारे को ये नहीं पता होता कि हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, तो हम एथिकली उसका ऑप्ट करते हैं जो एथिकली सही होता है। करेक्टर एंड वर्च्यू, ये भी वही चीज़ है कि करेक्टर एंड वर्च्यू, जिसमें क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आवर एथिक्स गाइडलाइंस। ACA क्या होता है, अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन, इसके बारे में आप आके काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ये इनके भी कोड्स होते हैं, उनको भी हम वो भी एथिक्स कोड की हम बात करते हैं। एस्पिरेशंस क्या है, हमारे जो क्लाइंट की जो इच्छाएं क्या हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं, और क्या हमारे जो गाइडलाइन क्या सेट है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं। तो इन्होंने ये सारी की सारी क्या है कि सर्टेन अदर रीजंस है। सबसे इंपॉर्टेंट ये एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। सबसे पहले जब हम काउंसलर जो है काउंसलिंग करते हैं तो उनको किन किन चीज़ों को, किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट इज़ बीइंग ट्रस्टवर्दी, फिडेलिटी। इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो क्लाइंट होता है उसको, जब वो आता है तो काफ़ी वो फियर में होता है, काफ़ी उसको लगता है कि उसके काफ़ी सारी सफरिंग्स होती हैं लाइफ के अंदर। तो वो क्या होता है, काउंसलर का काम क्या होता है, लॉयल्टी, फेथफुलनेस को, ऑनरिंग कमिटमेंट को वो करना, कि यानी वो ऐसा काउंसलर जो होता है उसके लिए रोल मॉडल होता है। एंड बीइंग ट्रस्टवर्दी इज रिगार्डेड एज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग एंड रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज। तो उसमें क्या कहते हैं, प्रैक्टिशनर्स क्या होते हैं, हु अडॉप्ट दिस प्रिंसिपल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द ट्रस्ट प्लेस्ड इन द, जिस तरह से वो ट्रस्ट का बनता है, जो आप कह रहे हैं वो करके भी दिखाते हैं, जिन्होंने क्या उसी ढंग से एक्ट करते हैं विद दैट ट्रस्ट प्लेस्ड इन दैम, जो उनको बताया जाता है, जो उन्होंने सुना होता है जो क्लाइंट्स ने, उसी के हिसाब से वो एक्ट करते हैं ताकि उनका जो है आपस में ट्रस्ट बनता है। फिडेलिटी की हम बात कर रहे हैं। स्ट्राइव टू इंश्योर द क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन आर वन दैट हैव रीजनेबल प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग मेट, जब वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं अपने काउंसलर के साथ वो पूरी होती हैं। ऑनर देयर एग्रीमेंट्स एंड प्रॉमिस, जब अपने जो है काउंसलर जो होते हैं अपने जो प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। रिगार्ड जो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट बनता है काउंसलर का क्लाइंट के लिए। सेकेंड है एटॉनमी। एटॉनमी की हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, हम फ्री, सभी लोग क्या होते हैं, क्या फ्री होते हैं अपने, हम खुद के डिसीजन लेने में हम हेल्प करते हैं क्लाइंट की। द एसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज अलाउइंग एन individual the client the freedom of choice and action. This principle emphasizes the importance of developing a client's ability to self-directing within therapy and all aspects of life. यानी हम क्लाइंट को इस लाइक बना देते हैं कि वो जो अपनी लाइफ के जो डिसीजन है वो खुद ले सके। उसके लिए क्या होता है कि जो मेन चीज़ क्या होता है, जो क्लाइंट, उसके लिए क्या होता है, जो क्लाइंट की जो पर्सनैलिटी है वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए सोशली, जो है जो वो कई बार जो प्रॉब्लम में कब आता है, जब सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसके लिए हम इसलिए बनाते हैं कि वो सोशल नीड जो है, सोशल एक्सपेक्टेशन है, उनको फुलफिल कर सके। यहाँ पे इन्होंने कहीं दिया भी, इट एड्रेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसलर टू एनकरेज क्लाइंट्स, यहाँ पे देखिए, व्हेन अप्रोप्रिएट टू मेक देयर ओन डिसीजन एंड टू एक्ट ऑन देयर ओन वैल्यूज। उसके अलावा दे आर टू इम्पॉर्टेंट टू कंसिडरेशन कौन सी है इन एनकरेजिंग क्लाइंट्स टू बी एटोनमस, खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन ले,
फर्स्ट हेल्पिंग द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड हाउ देयर डिसीजन हैड देयर वैल्यू और मे नॉट बी रिसीव्ड विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी। कि जो सोसाइटी जब उनको नहीं एक्सेप्ट करती तो उनको इस लायक बनाना, काउंसलर उनको इस ढंग से हेल्प करते हैं कि वो सोसाइटी के साथ उनका जो एक्शंस हैं, जिनका बिहेवियर है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, एकदम ठीक हो जाए। सेकंड कौन सा होता है? द सेकंड कंसिडरेशन जिसकी हम बात करते हैं कि क्लाइंट्स की एबिलिटी टू मेक साउंड एंड रैशनल डिसीजन। जो क्लाइंट है वो अपने खुद के डिसीज़न खुद ले सकें जो उसको सही लगते हैं, क्योंकि हम एटॉनमी की बात कर रहे हैं जिसमें हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। ऑल आर इक्वल, सभी को फ्रीडम ऑफ चॉइस और एक्शन है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस की जब बात करते हैं इसमें क्या बेनिफिशियल, हमें जो काउंसलर है उसको सिर्फ जो क्लाइंट है उसको बेनिफिट देखना है कि किस ढंग से वो क्या करे कि क्लाइंट जो है उसको बेनिफिट मिल सके। द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस मीन्स एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट बेस्ड ऑन प्रोफेशनल assessment. Beneficence reflects the counselor responsibility to contribute to the, ये मेरा है कि काउंसलर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द क्लाइंट। सिंपली स्टेटेड इट मीन्स टू डू टू गुड, ऐसा करना, प्रोएक्टिवली काम करना, आगे बढ़कर उसके हेल्प करना, एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट हार्म व्हेन पॉसिबल, जब तक हो सके उसको कोई नुकसान नहीं होने देना क्लाइंट को। तो ये ऐसे करने से क्या होता है, सब चीज़ों में क्या आ रहा है, उसको वेलफेयर की बात करनी है। जो काउंसलर है वो क्लाइंट के वेलफेयर को हमेशा ध्यान में रखता है। तो इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा उन्होंने क्या कहा है कि एन ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ए क्लाइंट मे बिकम पैरामाउंट व्हेन वर्किंग विद क्लाइंट whose capacity for autonomy is diminished because of immaturity। क्यों उसकी ये प्रॉब्लम हो गई है, क्यों वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा है, क्यों उसको ये जो सोसाइटी के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो कहते हैं बिकॉज लैक ऑफ इमेच्योरिटी है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक्सट्रीम और डिस्ट्रेस में, सीरियस डिस्टर्बेंस है और अदर सिग्निफिकेंट पर्सनल कॉन्स्टेंट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है नॉन मेलिफिसेंस, यानी ये भी बेनिफिशियल का ही पार्ट है। नॉन मेल बेनिफिसेंस, इसका क्या मतलब है कि नॉट कॉजिंग हार्म। उसमें हमने ऊपर क्या की, बेनिफिसेंस की बात की कि उसका भला करना है, वेलफेयर करना है। नॉन मेलिफिसेंस का क्या मतलब है, किसी भी तरह से उसको हार्म नहीं पहुंचाना, यानी नॉट कॉजिंग हार्म टू अदर्स, अबव ऑल डू नो हार्म, ठीक है। इसमें अपने क्लाइंट की हर चीज़ को, उसकी रिस्पेक्ट के, उसके ऑनर को, उसको हर ढंग से मेंटेन कर, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना है और किसी भी तरह से कोई ऐसा एक्शन नहीं करना। कोई कहीं पर जो है काउंसलर को कन्फ्रंट भी करना पड़ जाता है क्लाइंट को, लेकिन हर चीज़ में उसको क्या करना है, ऐसा करना है कि कहीं पे भी उसकी फीलिंग्स कहीं पे हर्ट ना हो क्लाइंट की, कहीं पे भी उसको ऐसा ना लगे कि उसको जो है डिसरिगार्ड हो रहा है, वो उसकी इमोशन जो होती है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो नॉन मेल अब उन्होंने कहा इन्वॉल्व क्या, अवॉइडिंग सेक्सुअल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल और एनी अदर फॉर्म ऑफ क्लाइंट एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी तरह की उसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी क्लाइंट की, क्योंकि उसके किसी भी तरह का उसको हार्म नहीं होने देना है। अवॉइडिंग इनकम्पिटेंस ऑफ मेल प्रैक्टिस एंड नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज व्हेन अनफिट टू डू सो, ठीक है, ड्यू टू इलनेस, पर्सनल सर्कमस्टांसिस और इंटॉक्सिकेशन। तो इसमें क्या कहा है कि मेन वही है कि आपको किसी भी तरह से इनर पार्ट पे अपने क्लाइंट को हार्म नहीं पहुंचाना है। फिर हम बात करते हैं जस्टिस की। जस्टिस क्या होता है, जिसके अंदर हम सब एक जैसा ट्रीट करें, चाहे कैसा भी क्लाइंट आए, हमारे को हर एक को उस ढंग से ट्रीट करना है। और ये नहीं कि अगर हमारा कोई नॉन टू आ गया है तो हम बायस्ड हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, इक्वली करना है। द प्रिंसिपल जस्टिस रिक्वायर्स बीइंग जस्ट एंड फेयर टू ऑल क्लाइंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी के साथ जस्ट होना, फेयर होना एंड रिस्पेक्टिंग देयर ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी। क्योंकि जस्टिस डज नॉट मीन ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स द सेम। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको सेम, इसका मतलब ये है कि हमारे को उनकी ट्रीटिंग इक्वली एंड अनइक्वली बट इन प्रोपोर्शन टू द रेलेवेंट डिफरेंसेस। जो जैसा है उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना है, ना कि हमें बायस होना है, जजमेंटल होना है कि ये मेरा केस है, ये मेरा नॉन टू है, या मेरे किसी रिलेशन में का ने हमको बताया तो हम उसके साथ उस ढंग से उसको हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बाकी को हम कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें जस्टिस जो भी हमारे को सही लगता है, सारी प्रॉब्लम को सुनने के बाद, टॉक थेरेपी के बाद हमारे को क्या करना है, अपने उस ढंग से जस्टिस करना है, जजमेंट उस ढंग से देनी है। प्रैक्टिशनर्स हैव ए ड्यूटी टू स्ट्राइव टू एंश्योर ए फेयर प्रोविजन ऑफ काउंसलिंग। प्रैक्टिशनर कौन थे, काउंसलर्स हैव ए ड्यूटी टू स्ट्राइव टू एंश्योर ए फेयर प्रोविजन ऑफ काउंसलिंग and psychotherapy services accessible and appropriate to the needs of potential client। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया इन प्रिंसिपल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है इस पूरे चैप्टर के अंदर। नंबर 1 पे आप देखेंगे ये आ गया बीइंग जो ट्रस्टवर्दी हो गया, फिर एटॉनमी की हमने बात करी, फिर हमने बेनिफिसेंस की बात की,
फिर नॉन मेलिफिसेंस की बात की, फिर जस्टिस के 5 जो प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको हो सकता है ये आ जाए एग्जाम में कि व्हाट आर एथिक्स। एथिक्स से जैसे मैंने बताया कि सर्टेन क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं कि हमें किस चीज़ को करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है। जब भी हम काउंसलिंग करते हैं इन सब चीज़ों को हमें माइंड में रखना है। तो इस वीडियो को हम पे यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।